नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आज सबसे पहले बात होगी यूपी में योगी की। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोनों हाथों में लड्डू है। संघ का योगी को खुल्लम खुल्ला समर्थन है और बीजेपी संगठन में भी अब योगी की पैठ मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव का अब ज्यादातर ध्यान दिल्ली की राजनीति में रहता है और इस वजह से यूपी में सीएम योगी के सामने विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। यानी योगी के लिए अब उपचुनाव में जीत का रास्ता आसान हो गया। योगी की हुंकार, पीडीए पर प्रहार। इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। विपक्ष पर वार, टारगेट भ्रष्टाचार। जब भी इन्हें अवसर मिला उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। केशव ने माना योगी का जमाना। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। सरकार संगठन साथ, विपक्ष को आघात। प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? सियासी दाव, मिशन उपचुनाव। इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए निकली। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिल चुका है? क्या सीएम योगी ने भितरघात पर फुल स्टॉप लगा दिया? क्या संघ के बाद बीजेपी आलाकमान से योगी को हरी झंडी मिल गई? क्या योगी के रास्ते की सारी रुकावटें समाप्त हो गई? यूपी की सियासत में जिस तरह का माहौल है उससे तो यही संकेत मिलते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से फ्रंट फुट पर हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक बाबा का दबदबा कायम है। ऐसे में योगी के लिए मानो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। अखिलेश यादव को पिछली समाजवादी पार्टी की कमियां गिनवाई, गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल उन्हें याद दिलाया। आज परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए। उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए। उनके एक एक षड्यंत्र को हर एक पग पग पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान का होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था, वह आज भी प्रदेश के अंदर लागू है। डबल इंजन की यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दरअसल पिछले कुछ दिनों में यूपी की सियासत बहुत तेजी से बदली है। अखिलेश दिल्ली में दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन अयोध्या और कन्नौज कांड की वजह से वो यूपी में बैकफुट पर है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग
आपको बांटने का काम कर रहे हैं। इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर हैं और दूसरी तरफ योगी को संगठन का साथ भी मिल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, यानी यूपी में योगी ही योगी हैं। और मुझे आज यहां पर यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से यूपी बीजेपी में योगी वर्सेस केशव मौर्य का नैरेटिव कहा जा रहा था। इसको लेकर केशव मौर्य ने दिल्ली तक दौड़ भी लगाई थी। केशव मौर्य बार बार सरकार से बड़ा संगठन की दुहाई दे रहे थे, लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। केशव मौर्य अब योगी के मुरीद बनते नजर आ रहे हैं और जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं और कसीदे पढ़ रहे हैं। जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम इनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? 2024 चुनाव के बाद सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। एक बार फिर दिल्ली नहीं बल्कि नागपुर यहाँ पावर सेंटर बन गया। वही नागपुर जहाँ संघ का मुख्यालय है, वही नागपुर जहाँ योगी की पैठ बहुत मजबूत हुई है। और बड़ी बात ये, यूपी में ही संघ और बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। लेकिन इसके ठीक पहले योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। सीएम योगी के सामने अगला लक्ष्य यूपी उपचुनाव की 10 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी जीती थी। अब योगी का मकसद 10 की 10 सीटों पर जीत का परचम लहराना, ताकि 2027 के सेमीफाइनल को जीतकर वो दिल्ली से लेकर नागपुर तक अपनी ताकत का एहसास करा सके। मिशन 2027 के लिए पूरी तरीके से जुट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उधर जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद हो गया है। 10 सालों के बाद घाटी की जनता विधानसभा चुनाव में मतदान करेगी और ये चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदल गया है। बीजेपी भी इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। बीजेपी के लिहाज से यह चुनाव काफी अहम है। बीजेपी ने राम माधव के कंधे पर मिशन कश्मीर की जिम्मेदारी दी है। बज गई रणभेरी,
चुनावी जंग की बारी। दस साल बाद संग्राम, कौन मारेगा मैदान। घाटी की लड़ाई, बीजेपी की चढ़ाई। मिशन कश्मीर पर जुटे राम माधव। दस साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनावी रणभेरी बजने जा रही है। जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होने वाला है। इसमें जम्मू रीजन की 43 और कश्मीर रीजन की 47 सीटों पर चुनाव होगा। राज्य में 10 सालों बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इस चुनाव को लेकर बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में इस बार अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कुछ सीटों पर बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों को भी समर्थन देने की तैयारी में है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत चुनावी मैदान में ताल ठोकने उतर रही है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राम माधव की एंट्री हुई है। दरअसल आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले राम माधव को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाकर एक बार फिर एक बड़ी चाल और एक बड़ा दांव अपने विरोधियों के लिए चला है। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में राम माधव जब प्रभारी थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी और इसीलिए उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की साख पूरे तरीके से दांव पे लगी हुई है, वहां राम माधव की एंट्री करवाकर यहां विपक्षियों को चारों खाने चित करने की कोशिश में लगी हुई है। कश्मीर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी राम माधव को दी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने राम माधव और जी किशन रेड्डी को भी जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर का प्रभारी पद संभालते ही राम माधव एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए हैं। पिछले चुनाव में जम्मू में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे राम माधव का ही हाथ था। बीजेपी राम माधव के अनुभव का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर चुनाव में बेहतर करने की कोशिश में है। ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने अब एक लिया है, क्योंकि जी किशन रेड्डी पहले ही चुनाव प्रभारी थे जम्मू कश्मीर के, लेकिन अब राम माधव को भी चुनाव प्रभारी बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। इस फैसले के पीछे क्या आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने एक बहुत अच्छा और सोचा समझा फैसला किया है। राम माधव एक फैमिलियर फेस हैं जम्मू कश्मीर में। हालांकि पिछले 5 साल से वो दूर रहे, आरएसएस की एक्टिविटीज़ में रहे, लेकिन कश्मीर पे जो उनकी सोच है और जो उन्होंने काम किया हुआ है और जो उनकी अप्रोच है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि सबको साथ बात करनी चाहिए, उसके बाद कंसेंसस होना चाहिए, तो वो भाजपा ने एक ऐसा चेहरा पेश किया है जो पार्टी की लाइन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसको किस टोन से, किस टेन्योर से करेंगे, वो राम माधव जी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन और सरकार बनाने के पीछे राम माधव की अहम भूमिका मानी जाती है। इस गठबंधन सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे और बीजेपी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। तब 87 विधानसभा सीटों में से पीडीपी को 28, बीजेपी को 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। दोनों दलों की दोस्ती टूट गई और कश्मीर के सियासी हालात
पूरी तरह से बदल गए। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया। उसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया। माधव जी को दोबारा से हमारे जम्मू कश्मीर का जो प्रभारी बनाया, उससे हमारा संगठन बहुत मजबूत भी होगा। वैसे भी मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ की डायनामिक्स, यहाँ पे क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, उसके अंदर एक और इजाफा जो है हम लोग को मिलेगा। इस बार हमारा टारगेट जो है इस 25 सीटों से ज़्यादा बढ़कर है। हमें इस बार सरकार में आना है और गठबंधन सरकार में नहीं आना। हमें आने वाले समय के अंदर हम पूर्ण बहुमत के साथ असेंबली में जाएं और अपना भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाएं। इसके लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर काफी बदल गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों ही अब केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, जबकि लद्दाख में ऐसा नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भले ही है, लेकिन यहाँ अब सरकार पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उपराज्यपाल सबसे ऊपर होंगे। अब जम्मू में चुनावी रणभेरी बच चुकी है, तो ऐसे में देखा जाएगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र के बदलापुर तक बेटियों के साथ दरिंदगी से लेकर अब देश में आक्रोश चरम पर है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद अब ये बात थमी नहीं थी कि बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों का यौन उत्पीड़न हो गया। बेटियों के साथ बढ़ते अत्याचार को लेकर समाज और पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। चौतरफा घमासान के बीच मंगलवार को अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड में 32 साल बाद फैसला आया और न्याय व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई। शहर शहर आक्रोश और विरोध प्रदर्शन। प्रशासन और न्याय व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज के अंदर दरिंदगी का शिकार बनाया गया, तो बदलापुर में प्राइवेट स्कूल में मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ की गई। अकोला में भी जिला परिषद स्कूल के टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो बनाकर यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप लगा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटनाएं हमारे समाज और कानून व्यवस्था पर बदनुमा दाग हैं। कब तक हम रुकते, कब तक हमें रुकना था और कितने डॉक्टरों को इस तरह से सहना था। इसके लिए हमने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड की है, जिसमें अभी तक सिर्फ वर्बल अश्योरेंस है, कुछ भी रिटर्न में होम मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं मिला है। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट जारी रखा है। हमारे यहाँ ये 5वां दिन है प्रोटेस्ट का और हमें न्याय की उम्मीद है, क्योंकि हमारे इस प्रोटेस्ट की वजह से, इस अहिंसक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है। इसके बावजूद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहा, क्योंकि शायद देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं है। हर रोज बेटियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। 2-4 दिन हंगामे के बाद सभी आंखें मूंद लेते हैं और पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। देश में न्याय व्यवस्था का ताज़ा उदाहरण है अजमेर सेक्स स्कैंडल। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में जिला कोर्ट ने 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोचिए, क्या ये आपको इंसाफ लगता है? पीड़ित लड़कियों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 6 पीड़ित लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। कोर्ट के चक्कर लगाकर थक चुकी कई लड़कियों ने बयान बदल लिए। दूसरी तरफ आरोपियों ने अपनी आधी जिंदगी मजे से गुजार ली, तब जाकर कहीं कोर्ट का फैसला आया है। मैं नफीस चिश्ती, सलीम, नसीम टारजान, सोहेल गनी और आपके इकबाल भाटी
और जमीर चिश्ती ये मुलजमान अरेस्ट हुए, इनकी ट्रायल हुई। जमीर चिश्ती एंटीसिपेटरी बेल पे था, उसकी ट्रायल हुई। ट्रायल होने के बाद में आज 30 साल बाद में ये फैसला आया है और इस फैसले में सभी मुलजमान को 376, 120B, 376 IPC, 37 IPC के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई है और 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। आइए पहले आपको बताते हैं कि अजमेर सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेलिंग कांड क्या था। शर्मसार कर देने वाला मामला साल 1990 से 1992 के बीच का है। रसूखदार रईसजादों ने स्कूल कॉलेज की 17 से 20 साल की छात्राओं को फंसाया। अलग अलग स्कूलों की 100 से ज़्यादा छात्राओं का ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया गया। छात्राओं की न्यूड तस्वीरें खींची गई और ब्लैकमेल कर कई बार रेप किया गया। न्यूड तस्वीरें सर्कुलेट होने के बाद मामले का खुलासा हुआ था। साजिश में शामिल रईसजादे न्यूड तस्वीरों के नेगेटिव और हार्ड कॉपी लेने स्टूडियो जाते थे। दरिंदगी की खबरें आम हो गई थीं। इस बीच फोटो स्टूडियो के लड़कों ने न्यूड तस्वीरों की सैकड़ों कॉपी छापकर मार्केट में बेच दी, जिसके बाद 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार ने इसमें CID CB को ये मामला ट्रांसफ़र किया। क्राइम ब्रांच में जब इसकी जांच हुई तो इसमें जांच में इन्होंने 8-9 आदमी गिरफ्तार किए गए। उनके खिलाफ ट्रायल चली, जिसमें तत्कालीन अनवर, फारूक, हरीश, पुतन, शमशुर्फ मैराडोना और कैलाश, इन सब लोगों को यहाँ से ट्रायल चलने पर तत्कालीन जज कन्हैयालाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया गया। छात्राओं के साथ दरिंदगी में अजमेर शरीफ दरगाह के खुद्दाम ख्वाजा परिवार के युवा भी शामिल थे। सियासी वर्चस्व और संपन्न परिवारों के सामने पुलिस भी बेबस नजर आई। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के सख्त रुख के बाद भी पुलिस बुत बनी रही। अखबारों में कई रिपोर्ट छपने के बाद जांच टीम एक्शन में आई। तत्कालीन राज्य सरकार ने मामले की जांच CBCID को सौंपी। कई पीड़ित लड़कियों ने रसूखदारों की धमकी से डरकर मुंह बंद कर लिया। कुछ परिवारों ने हिम्मत की और पुलिस केस किया। 6 महीने में CBCID ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिसके बाद जिला कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई चली। देखिए न्याय प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन। 18 मई 1998 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया। सभी को उम्र कैद की सजा दी। 20 जुलाई 2021 हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें 4 को बरी कर दिया गया। 19 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों की उम्र कैद की सजा को 10 साल कर दिया। एक आरोपी पुरुषोत्तम ने 1994 में जमानत पर बाहर आने के बाद आत्महत्या कर ली। 20 अगस्त 2024 को स्पेशल पॉस्को एक्ट कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 आरोपियों पर अभी भी केस चल रहा है, जबकि एक आरोपी अलमस महाराज अभी भी फरार है। 6 अभियुक्त जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, सभी को 376/120B भारतीय दंड संहिता में दोषी माना है और प्रत्येक को 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। और जो टोटल 30 लाख रुपए जो इनसे जुर्माने से वसूल किए जाएंगे, वो प्रत्येक पीड़ितों में बराबर रूप से बांटे जाने का भी आदेश प्रदान किया गया है। एक आरोपी अभी फरार है। एक आरोपी जो है अलमास महाराज, वो फरार है। अभी उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ 1992 में केस दर्ज कर दिया था। सोचिए, ये है देश की न्याय व्यवस्था का सच। ऐसे हाई प्रोफाइल जघन्य सेक्स स्कैंडल में भी अगर बेटियों को इंसाफ मिलने में 32 साल लग गए तो लोग क्या उम्मीद करेंगे? क्या इसे इंसाफ कहा जाएगा? क्या ये पीड़ित बेटियों और उनके परिवारों के साथ मजाक नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ के लिए भटकते हुए गुजार दी?